देखिए, अभी खबर आ रही है कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, केंद्र सरकार ने अभी एक नई स्कीम लॉन्च करी है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलेगी, वो यूपीएस सिस्टम के हिसाब से मिलेगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के हिसाब से मिलेगी। अभी तक क्या था? अभी तक एनपीएस चल रहा था। 2004 के बाद जो भी कर्मचारी थे, रिटायरमेंट के बाद उनको एनपीएस के तहत पेंशन मिलनी थी या मिल रही थी। अब एनपीएस से नाराज कर्मचारियों की वजह से सरकार ने, यानी कि केंद्र सरकार ने, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में सोचा है, जो 2025 से लागू हो जाएगी। यूपीएस के बारे में जानते हैं। पीआईबी हिंदी ने एक ट्विटर पर अपने पर 10 पॉइंट्स में से समझाया है, और उन्हीं 10 पॉइंट के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम? अश्विनी वैष्णव जी ने अभी इसके बारे में बताया था, और हम उसी के हिसाब से जान लेते हैं। पहला पॉइंट पीआईबी के हिसाब से दे रखा है कि सुनिश्चित पेंशन। सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने में उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते कि उनको 25 वर्ष की न्यूनतम हर्रक सेवा की हो। कम सेवा अवधि के लिए अनानुपातिक आनुपातिक न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस बिंदु का मतलब। अब तक क्या था? पुरानी पेंशन स्कीम में जब कर्मचारी रिटायर हो जाते थे, तो उनको अपनी सैलरी का 50% प्लस डीए मिलता था। लेकिन अभी एनपीएस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। यूपीएस में 50%, यानी कि जो आपका आखिरी 12 महीने होंगे उनका औसत मूल वेतन निकाल के 50% आपको मिलेगा, आधी सैलरी मिलेगी, बशर्ते आपने 25 वर्ष की सर्विस पूरी करी हो। यानी आप, अगर आपकी 25 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है और आप पेंशन ले रहे हो, तो आपको 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सरकार अपना अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर रही है। कर्मचारियों का अंशदान नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जो एनपीएस होता है उसमें सरकारी कर्मचारी का 10% करता था, और जो सरकार है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो अपना 14% अभी तक जमा कर रही थी उस खाते में। तो सरकार ने कहा है कि 14% से बढ़ाकर हम 18.5% करने जा रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी है उसका 10% ही कटेगा। दूसरा पॉइंट हमारी समझ में अच्छी तरह से आ चुका है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। किसी पेंशन भोगी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी पेंशन भोगी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, किसी दुर्घटनावश या कैसे भी, तो जो उसका परिवार है, उनका जो परिवार है, उनको 60% पेंशन का अंश मिलेगा। यानी कि जो मूल वेतन का 50% उन्हें मिल रहा था, उसका 60% उस परिवार को दिया जाएगा। चौथा पॉइंट हमें समझा रहा है कि सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर पेंशन के रूप में 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। किसी एम्प्लॉय की अगर सेवा 10 वर्ष होती है और वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। अगर 25 वर्ष की पूरी करी है सेवा उन्होंने, तो उनको मिलेगा पूरा 50%, और किसी ने 10 वर्ष की करी है तो 10,000 रुपये प्रतिमाह उन्हें पेंशन के रूप में मिलेगा। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि मुद्रास्फीति संरक्षण। पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुसार अनुक्रमित किया जाएगा। महंगाई राहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI IW पर आधारित होगी, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के मामले में होता है। मुद्रास्फीति संरक्षण का मतलब हम समझ सकते हैं कि जो अभी हमें इसी के तहत डीए दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा, जब पेंशन मिलने लगेगी एक कर्मचारी को, तो उसको डीए नहीं दिया जाएगा। डीए की जगह पर एक नई व्यवस्था आई है, डियरनेस रिलीफ, यानी डियरनेस रिलीफ मिलेगा उसे। डीए नहीं मिलेगा, डियरनेस रिलीफ मिलेगा। वो किसके हिसाब से मिलेगा? महंगाई राहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जिसे हम AICPI IW बोलते हैं। ये निर्धारित करेगी कि डीआर कितना मिलेगा, एक पेंशन भोगी को कितना डीआर दिया जाएगा। छठवां पॉइंट हमारा कह रहा है कि ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 माह के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियां यानी वेतन प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा दिया जाएगा। यानी कि ग्रेच्युटी मिलेगी, और ग्रेच्युटी के अतिरिक्त आपको सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। वो होगा आपका 6 माह का सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियां, और उसमें वेतन और डीए का 1/10वां हिस्सा आपको प्राप्त होगा रिटायरमेंट के टाइम पर। सातवां पॉइंट कह रहा है कि
यूपीएस के प्रावधान एनपीएस के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं पर लागू होंगे। पिछली अवधि के बकाया का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा। मतलब ये है कि जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं और एनपीएस के तहत वो रिटायर हुए थे उनको भी इसका लाभ मिलने जा रहा है। यूपीएस का यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उनको भी ये लाभ मिलेगा और उसका जो भुगतान होगा जो पिछली अवधि का बकाया है वो पीपीएफ की जो ब्याज दरें होती है उसके हिसाब से उनका भुगतान कर दिया जाएगा। 8वां पॉइंट कह रहा है कि यूपीएस कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। मौजूदा एनपीएस वीआरएस के साथ साथ एनपीएस के साथ साथ भविष्य के कर्मचारियों के पास यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा। एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा। मतलब यह है कि अगर आप एनपीएस या वीआरएस दोनों के साथ रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं। अगर आप यूपीएस चुनना चाहते हैं तो यूपीएस भी चुन सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, एनपीएस में रहना चाहते हैं तो एनपीएस में भी रह सकते हैं। बशर्ते आपको एक ही बार चुनने का मौका मिलेगा। अगर एक बार आपने यूपीएस सेलेक्ट कर लिया तो आप यूपीएस में रहेंगे और एक बार आपने एनपीएस सेलेक्ट कर लिया तो आप एनपीएस में रहेंगे। 9वां पॉइंट कह रहा है कि यूपीएस का क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसमें लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं अभी 23 लाख हैं उनको लाभ होने जा रहा है यूपीएस का, क्योंकि केंद्रीय जो संस्था है उसी ने ये ऐसे अभी लॉन्च किया है। तो अगर राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार भी लागू कर सकते हैं। अभी केंद्र सरकार ने लागू किया है तो 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। 10वां पॉइंट कह रहा है कि राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए भी यह संरचना तैयार की गई है। यदि राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं तो इससे 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है जो वर्तमान में एनपीएस पर हैं। जो वर्तमान में एनपीएस पर राज्य के कर्मचारी या केंद्र के कर्मचारी दोनों चल रहे हैं। अगर राज्य चाहें तो इस योजना को अपना सकते हैं, ऐसा केंद्र का कहना है। और राज्य कर्मचारी अगर इसमें जुड़ जाएंगे तो टोटल 90 लाख से अधिक कर्मचारी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप एक कोई सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आपके राज्य में भी ये योजना लागू होती है तो 90 लाख से ज़्यादा इस तरह के कर्मचारी हो जाएंगे। तो आशा है कि यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में आपको बातें कुछ समझ में आई होंगी। पीआईबी के हिसाब से हमने समझने की कोशिश करी है। बाकी और एनपीएस और यूपीएस के कंपैरिजन के बारे में आगे हम वीडियो लाएंगे जिससे पता लगेगा कि एक कर्मचारी के लिए एनपीएस ठीक है या यूपीएस ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।